AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। और आज ये हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने यूनिट 1 पढ़ा दिया आपको, यूनिट 2 आपको पढ़ा दिया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 की। ठीक है, तो छोटे छोटे लेक्चर जा रहे हैं, ज़्यादा लेंदी इसको नहीं बनाया जा रहा, ताकि आप इसको कम टाइम में भी पढ़ के इसको आप आराम से एग्जाम अपना दे पाओ। ठीक है, तो आइए आज इसका एक बार इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस मैं कर लेता हूँ। इसका जो क्या सिलेबस होने वाला है इसका आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा, अभी तक हमने पढ़ लिया था, क्या हमने पढ़ा, सिर्फ इरोजन की बात की हमने। किसकी बात की? इरोजन की। ड्यू टू द सॉइल, ड्यू टू द विंड कैसे इरोजन होता था, ड्यू टू द वाटर कैसे इरोजन होता था। अब हम इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, और कंट्रोल भी करेंगे तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? बायोलॉजिकल मेथड से। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड से। कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भी हम इसको बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, वो भी चाहिए आपको, समझ में आएंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड आपका सॉइल इरोजन कंट्रोल, जैसे आपका ग्रासलैंड मैनेजमेंट हो गया और फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, इतना टॉपिक तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। उसके आगे भी जो आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो आप देख लीजिएगा। ड्रेनेज वर्क क्या होता है? रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होते हैं, जैसे आपका सैलाइन सॉइल हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम सैलाइन है, कहीं सैलाइन है, उसको रिक्लेम कैसे करेंगे, उस सैलाइन सॉइल का कैसे फिर से ठीक करेंगे, वो चीज़ हम बात करेंगे। वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रेनफॉल रन ऑफ रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, वाटर स्टोरेज इन पॉन्ड्स हो गया, लेक्स क्या हो गया आपका, रिजर्वायर्स हो गया, एक्वाफायर्स हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, थ्रू द वेल्स कैसे होता है, चेक डैम्स क्या होते हैं। तो चेक डैम्स तो आपने पढ़ लिया, स्टोरेज वर्क भी आपने पढ़ लिया। स्टोरेज वर्क साथ फिर वही आएगा आपका डैम्स हो गया। ठीक है, आप डैम बना के वाटर को रोकते हो, वही आपके स्टोरेज वर्क हो गया। ठीक है, चेक डैम्स आपने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, आपको लास्ट में बताया था क्या होता है कि पैरेलल में क्या करते हैं हम, पैरेलल में यहाँ पे कुछ डैम्स बनाते, छोटे छोटे बना देते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। तो ये हमने बात किया था, लास्ट में बात कर लिया था। लेकिन आज जो इस सिलेबस में थोड़ा सा दे दिया, सॉरी यहाँ पे आपका यूनिट 3 है। ठीक है, ये कैसा आपका यूनिट 3 है, इसको मिस मत करिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड सॉइल इरोजन कंट्रोल के। क्या क्या है, क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड का, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले एक ही लाइन आप समझिएगा, पहली लाइन समझिएगा आप, देखिएगा, बायोलॉजिकल सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो चली गई है या फिर जो अभी है, और उसको जाने से रोकना कैसे है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सॉइल कंजर्वेशन मेथड यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकता है आपका? जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे आपके प्रोटोजोआ हो गए, और आपके अदर आपके लिविंग थिंग्स हो गए। जैसे आपके पास कहते हैं ना, खेतों में केचुआ होना जरूरी है। ठीक है, वो हमारी फर्टाइल सॉइल को फर्टाइल बनाती है, भुरभुरा बनाती है। तो ऐसे कुछ हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करेंगे। एंड वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द सॉइल, मतलब कि सॉइल को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जो वेजिटेशन, घास फूस, पेड़ पौधे, या उन्हें भी कुछ चेंजेस करके हम क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में हम हेल्प करेंगे, या बनाए रखने में हम तरीका ढूंढेंगे। तो इस टाइप के अगर हमारे पास कोई मेथड्स हैं तो उनको हम बोलेंगे क्या? बायोलॉजिकल कंजर्वेशन मेथड बोलेंगे। तो यहाँ कुछ यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड दिए गए हैं, जैसे आपको हो गया कंटूर फार्मिंग हो गया, इसको हमने बात कर लिया था। कंटूर फार्मिंग आपको यूनिट 2 में बात किया था। आपका हो गया क्रॉप रोटेशन हो गया, इसको हम यहाँ बात करेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होगी? स्ट्रिप मतलब हमने जो फसल उगा रहे हैं वो स्ट्रिप में उगा रहे हैं। ठीक है, कैसे आपके स्ट्रिप में उगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप कई सारे खेत हैं उसमें आपकी स्ट्रिप हो रही है। ठीक है, जैसे आप किसकी बात कर सकते हो आप, प्याज लहसुन जब खेतों में उगाया जाता है, या फिर जब टमाटर उगाई जाती है स्ट्रिप में, क्यारियों में उगाई जाती है, तो उसकी बात यहाँ पे की जाती है। फिर चॉइस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की सही चॉइस करके, मल्चिंग की बात करेंगे, कवर क्रॉप की बात करें, रेफोरेस्टेशन की बात करें, और मिक्स्ड क्रॉप की हम बात करें। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऐसे अलग अलग हमारे क्या है कंजर्वेशन मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन मेथड्स हैं। ये जो मेन टॉपिक बताया। ठीक है, इतने फैक्टर्स होते हैं, इतने मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7 मेथड है। कैसा? कंटूर फार्मिंग करके, ठीक है, क्रॉप रोटेशन को फॉलो करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग को यूज करके, चॉइस ऑफ क्रॉप्स के हिसाब से, मल्चिंग करके,
कवर क्रॉप, ठीक है, और आपका रेफॉरेस्टेशन और मिक्स्ड क्रॉप। तो कभी इसमें से कुछ हम बात करेंगे, कुछ हमने बात कर चुका है, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी क्रॉप रोटेशन कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, मल्चिंग कैसे डिपेंड करती है, कवर क्रॉप और मिक्स्ड क्रॉप की चॉइस ऑफ क्रॉप, मतलब कि फसल की सही चॉइस करके जो आपका आ जाएगा क्रॉप रोटेशन में आ जाएगा ये भी, ठीक है। कंटूर फार्मिंग हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे रेफॉरेस्टेशन, आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट को फिर से बना करके, जो जहाँ पेड़ कट गए वहां से फिर से नए पेड़ों की प्लांटिंग करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सॉरी, चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, देखिए मेन चीज क्या होता है, हर टाइप्स के सॉइल के लिए, सॉरी, हर टाइप्स के फसल के लिए एक खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, हमेशा आप समझते हो, ठीक है। जैसे दाल होगी, दाल को अलग टाइप की नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यदि हम उसमें हर साल पल से ही उगाते रहें तो जो सॉइल में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो सॉइल फिर आगे चल के हमारी जो दाल है वो भी नहीं उग पाएगी। तो कुछ हमको ऐसे फसल उगाने पड़ेंगे जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ती है, कुछ और मिनरल्स में लगते हैं, तो वो क्या करेगा, सॉइल में नाइट्रोजन की सॉइल में नाइट्रोजन को मेंटेन करेगा। तो इस टाइप से सॉइल में हर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स बने रहें ताकि हमारी फसल की ताकि हमारी सॉइल की, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और उसमें हम अच्छे से फसल ले पाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसमें फसल को उगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप सिक्वेंसली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ द लैंड टू इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हैं, सॉइल क्रॉप को चेंज कर करके उसमें हम उगा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, वो भी मेंटेन होंगे, ठीक है। कॉम्बैट पेस्ट, मतलब कि जो हमारी खादें हैं, ठीक है, वो उसका बात करते हैं। वीड प्रेशर्स, मतलब कि जो हमारे जो वीड्स हैं, जो घास फूस हैं या फिर जो वीड्स, जो हमारी हानिकारक चीजें हैं, उसको भी क्या करते हैं, वो कंट्रोल में रखती हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 4 ईयर का है, ठीक है, 4 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, ठीक। कितने साल के लिए है ये, 4 साल का। यदि आप चाहते हो 4 साल में मैं अलग अलग करके फसलें उगाऊं, ठीक है, तो क्या आपका रोटेशन होना चाहिए, तो 1 साल में आप इतने फसल उगा सकते हो, ठीक है, सीजन वाइज सीजन, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक टाइम में एक स्टार्ट किया हमने लेग्यूम जो हमारी होती हैं, लेग्यूम हमारा जो क्रॉप्स है उनसे हम उगाना स्टार्ट किए। इसमें क्या होता है, ये ऐड नाइट्रोजन टू सॉइल। अब क्या करता है, अगर हम इस प्रकार की फसलें उगा रहे हैं, जैसे हमारे पास मटर्स हो गई, हमारे पास बीन्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पीनट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन डालते हैं, ठीक, क्या डालते हैं, हमारे पास सॉइल में नाइट्रोजन डालते हैं। अगर हमारे पास सॉइल में नाइट्रोजन कमी है तो हम इस टाइप की फसल उगाएंगे। तो इसमें कौन सी फसल आती है, जैसे ग्रीन बीन्स हो गई, पीज हो गई, मटर हो गया, सोयाबीन्स हो गया, आपके ल्यूपिन हो गए, फावा बीन्स हो गए, अल्फा हो गया, आपका चिक पीस हो गया और पीनट, मतलब कुल मिला के आपके जो पी है, जो आपकी मटर टाइप की है, आपकी जो मटर हो गए, जो बीन्स हो गए, वो हम यहाँ पे उगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, सॉइल की नाइट्रोजन की जो कमी होगी थोड़ी सी, उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। यदि हम इसके बाद हमको कुछ उगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें ग्रीन्स या फिर जो ब्रासिकास होते हैं, ठीक है, इस टाइप के हम उसमें फसल उगाएंगे। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, रिक्वायर एम्पल नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन सभी के लिए, जैसे हमारे पास काले ब्रोकली हो गई, कॉलेज हो गए, हब्स हो गए, कोलाट्स हो गए, ठीक है, बोक चाय, ब्रूसलीस, कोबेज, मतलब कि जो गोभी हुए हैं, ठीक है, गोभी टाइप का आप समझ सकते हो, ठीक है। आधे तो मुझे भी नहीं पता है कि इसका हिंदी में नाम क्या होता है। फिलहाल आप इस टाइप की यदि फसल उगा रहे हो तो इनको क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ हमने लिया, ये हमने जो लेग्यूम्स उगाए थे वहां पे, उससे हमारी क्या होगी, खेत में नाइट्रोजन की जरूरत पूरी हो गई। अब हम क्या किया, जो हम अगला लाएंगे, जो ग्रीन्स हमारे पास है, जो ब्रासिकास फसल हैं, अब उस टाइप की फसल उगाएंगे तो हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजन के लिए पर्याप्त से, हमारे मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है जिससे हम उसको उगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन हमने डाला, नाइट्रोजन हमारी खत्म हो गई, ठीक है, बट अभी सॉइल में और सारे मिनरल्स तो काम के हैं ना। देखिए अब यहाँ करते हैं फ्रूटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, जो फ्रूटिंग वेज, जैसे फ्रूट के हिसाब से, जैसे हमारे पास क्या गए, टोमेटो हो गए, ठीक है, एग प्लांट्स हो गए, स्क्वैश हो गया, कुकुम्बर हो गया, पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, पीपर्स हो गया, मेलन्स हो गया। अब हम इस टाइप के फसल क्या करेंगे, इस टाइप के हम फसल को उगाएंगे अपने खेत में। अब ये क्या होता है, इनको जरूरत पड़ती है फास्फोरस की, ठीक है, इसको फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ अमाउंट में आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है इस टाइप के फसल के लिए। तो नाइट्रोजन हमको यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कम अगर बच्चा होगा तो यहाँ पे यूज होगा, बट यहाँ पे जब भी सॉइल में फास्फोरस था,
ठीक है। तो हमने उस टाइप के फसल को उगाया ताकि हमारी जो फास्फोरस थी वो अभी अच्छे से फसल में आ जाए। तो हमने क्या किया, पोटैटोज हो गए, आपके टोमेटो हो गए, आपके कुकुम्बर हो गए, कॉर्न हो गए, और जो मेलन्स हैं इन सभी को हमने क्या किया, खेत में उगाया। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगले बार फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या लगाया, वहां पे रूट वेगेज लगाया, मतलब जो जड़ी वाली फसलें हैं उनको ऐड किया। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाइट फीडर्स लाइक मोर पोटेशियम एंड फास्फोरस देन नाइट्रोजन। तो इनको क्या जरूरत पड़ती है, इनको पोटेशियम और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती हो सकता है, लेकिन वो भी नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में वो उग जाएंगे। तो जैसे हमारे पास कैरेट हो गए, लीक्स हो गए, रेडिश हो गए, परसिम हो गए, ऑनियन हो गया, टर्निप हो गया, गार्लिक हो गया, बीट्स हो गई, ठीक है, इन सभी को हम ऐड करेंगे। ठीक है। अब यहां तक आते आते इस फसल में आते थे, अब यहाँ पे देखिए आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम फिर यहाँ पे लेग्यूम्स ऐड करेंगे। जब हम लेग्यूम्स फिर उगाएंगे तो फिर क्या करेगा, सॉइल में हमारा नाइट्रोजन फिर वो पूर्ति कर देगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। ठीक है। तो हमारा पूरा 4 साल तक हम इस फसल को उगाते रहेंगे। उस पर हो सकता है हम 1 साल के लिए खेत को छोड़ दें, उसमें कुछ भी ना उगाएं, या कुछ ऐसे चीजें उगाएं जो आपका इन सभी चीजों से जरूरत ही ना पड़े, कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़े, तो उस टाइप की चीजें हम वहां पे उगा पाएंगे। तो पूरा 4 साल का यहाँ पे क्रॉप रोटेशन होता है, इस प्रकार से आप चीजें उगा पाओगे। ठीक है। अगली बार आती है मल्चिंग। ठीक है। अगला बढ़ा था हमारा मल्चिंग। मैंने आपको शायद पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 के ही मल्चिंग एक बार यूज किया था। अब मल्चिंग क्या देखिएगा, ए मल्च इज अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। मल्च देखिए क्या है कि कोई मटेरियल हो सकता है जिसको हम सॉइल के सरफेस से अप्लाई कर रहे हैं। आपका काउडंग हो सकता है, कोई आपकी घास फूस हो सकती है, सड़ा गला कोई भी घास फूस हो सकता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, खेत में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। रीजन फॉर अप्लाइंग मल्च इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ठीक है। जैसे घास फूस है जाकर हम खेतों में वैसे बिखरा दिए। ठीक है। अब क्या होगा, जो नीचे उसमें मॉइस्चर बनी रहेगी, तो मॉइस्चर अब कंजर्व हो जाएगा। इंप्रूविंग फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन बढ़ाएगी, क्योंकि वो जो घास फूस है, जो पत्तियां वो वहां पे सड़ेंगी, गलेंगी, तो उससे क्या होगी, उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हेल्थ ऑफ द सॉइल, रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ। अब वहां पे जो घास फूस हैं, जो वीड्स हैं, वो नहीं उगेंगी, क्योंकि हमने इस पे क्या कर दिया है, मल्चिंग कर दी है। एंड इनहेंसिंग द विजुअल अपीयर ऑफ द एरिया। और साथ में जब उसमें थोड़ा सा हमने वो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमने उसमें अलग मल्चिंग कर रखी है, तो थोड़ा सा उसका विजुअल जो अच्छा है वो अच्छा लगेगा। वो तो मान लीजिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट मेन मैटर क्या करता है, वो कहता है कि मॉइस्चर को कंजर्व कर रखता है, फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, और वहां पे जो सॉइल की हेल्थ है उसको इंप्रूव करेगा, और वीड ग्रोथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो मल्चिंग क्या है कि ऊपर से एक लेयर डाल देना, कोई भी घास फूस या भी कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर का, कभी आप काउडंग भी डाल देते हैं, काउडंग से भी हम क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। ठीक है। सारी चीज वहां पे मिनरल्स ऐड करने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, मल्चिंग होती है। आगे हम चले तो आगे भी हमको बात करना है, यहाँ पे कवर क्रॉप की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। क्या बात करेंगे, कवर क्रॉप की। देखिए, in agriculture cover crops are the plants that are planted to cover the soil rather than the purpose of the being harvested। ये ऐसे फसल होते हैं, इनको हमको काटना नहीं है, या इनसे हमको क्या करना पड़ेगा, इनसे हमको कोई फसल नहीं मिलेगी, कोई हमको अनाज नहीं मिलेगा, बट हम सॉइल को क्रॉप ढकने के लिए या सॉइल को क्या करें कि ओपन एटमॉस्फेयर में ना ओपन करके रखें, इसलिए इससे फसल को उगाते हैं। हमारे यहाँ यूपी में कहें या फिर अलग वर्ड से एक यूज ढैंचा वर्ड होता है, ढैंचा। ठीक है। और जब आपकी मूंग की फसल होती है, ठीक है, यदि मूंग उड़द उगाई जाती है, उसके साथ इसको लगा देते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, इसको कोई पर्पज नहीं है कि इसको हम काटेंगे या इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जानवर को खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो न जानवर को खिलाया जाता है, वो सिर्फ क्या किया जाता है, उसको उसी खेत में उगा देते हैं, ताकि हमारा खेत ना खाली हो, ठीक है, और अच्छा लगे। और साथ में जब बारिश आती है तो उसको उसी में सड़ा देते हैं और उसमें हम धान लगा देते हैं। तो इस टाइप के कुछ भी हमारे पास फसल होते हैं। ठीक है। अब कवर क्रॉप्स मैनेज सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर, वीड्स, पेस्ट, डिजीज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे जो फसल है जिनको हमको फसल नहीं लेनी चाहिए, उनको हम कटाई नहीं करेंगे, उसमें हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, बट हम क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें वाटर की मात्रा और उसके न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व रखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे फसल को लगाते हैं। ठीक है। उसकी हम कटाई नहीं करेंगे। अगला आता है हमारा मिक्स्ड क्रॉप। ठीक है। मिक्स्ड क्रॉप में क्या होता है, इसमें एक ही साथ दो फसलें उगा रहे हैं। देखिए कैसे, मिक्स्ड क्रॉप इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर 2 or more different crop species are grown simultaneously on a same piece of the land, often with their seeds mixed before sowing। ठीक है। यहां बोल रहा है कि हम एक ही साथ हम क्या कर रहे हैं, एक से अधिक फसल उगा रहे हैं उसी खेत में। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मक्का और यहाँ पे पिजन पीज दोनों साथ उगा रहे हैं।
तो देख पा रहे आप कई जगह तो देखो आप कभी कभी देखो आलू के खेतों में या फिर गेहूं के खेतों में देखो गेहूं के साथ साथ सरसों लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाती है? सरसों। तो सरसों क्या होता है? सरसों कटाई हो जाती है, उस पर गेहूं कटाई हो जाती है, तो एक ही साथ दो दो फसल उगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप कई बार देखे होंगे। या फिर देखिए आलू के खेत में लोग मटर भी उगा लेते हैं, उगाते हैं नहीं, आलू के खेत में मटर भी उगा लेते हैं और साथ में आलू के साथ उसमें थोड़ी छोटी धनिया भी उगा सकते हैं। ठीक, कई बार ऐसे हमारे यहाँ होता है। तो ये हमारे क्या है? मिक्स्ड क्रॉप है। या फिर आप देख सकते हो उसमें क्या है, आपके आम का पेड़ है, कोई बगिया है, आम के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे हम फसल उगा पा रहे हैं, वहां पे सरसों लगा दिए, ठीक है, आलू खेती कर लिए, ठीक है, या फिर ऐसे छोटे मोटे वहां पे फसल उगा ले, वो भी हमारे क्या है? मिक्स्ड क्रॉप है। ठीक है, इससे क्या काफी बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे जो सॉइल है वो यूजफुल हो जाती है और अच्छी तरह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वहां पे बने होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मेज हमारा पिजन पीज हो गया। जैसे मैंने बताया आपको आलू के खेत में लोग क्या करते हैं? मटर उगा लेते हैं और यहाँ पे धनिया उगा लेते हैं। सरसों के साथ गेहूं के खेत में गेहूं के साथ साथ वो सरसों भी उगा लेते हैं क्यारियों में। तो इस प्रकार से मिक्स्ड क्रॉप का वहां पे यूज हो जाता है। आगे हम बात करते हैं ग्रास लैंड मैनेजमेंट। ठीक, क्या बात करेंगे हम? ग्रास लैंड मैनेजमेंट। ग्रास मतलब क्या होता है? घास। ठीक है, लैंड जहां पे घास हो उसको मैनेज कैसे करेंगे? देखिए ग्रास लैंड मैनेजमेंट इज मोर देन जस्ट मूविंग द लाइफ स्टॉक फ्रॉम द वन पोस्टेड टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड समझिएगा। ग्रास लैंड मतलब कि ऐसे जहां पे सिर्फ घास ही घास है। तुम घासों का यूज कब करते हैं? वो हम जानवरों को चराने में यूज करते हैं। तो हमारे पास जानवर चर ले, जानवरों का पेट भर जाए। तो जो जानवर चरते हैं ना, जो इस घास को चरते हैं, जिस एरिया में चरते हैं, वो जो झुंड होता है उनको बोलते हैं क्या? पास्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? पास्चर बोलते हैं। तो सिर्फ ग्रास लैंड मैनेजमेंट बोला गया कि सिर्फ ये नहीं है कि आज हम इस खेत में जानवरों को चराए हैं तो अगले दिन दूसरे खेत में ले जाएं, ऐसा नहीं है। बट इट इज द इन्वॉल्व चूजिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेजेज, सॉइल फर्टिलिटी, फेंसिंग, वाटर डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, हार्वेस्टिंग, रेस्टिंग ग्रासलैंड एंड मच मोर। मतलब कि क्या बात की देखिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ध्यान देते हैं कि किस एरिया में कौन सा एरिया हमको घास में कौन सा उगाना है, कहां से हमको चराना है, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बनाकर रखना है, उसकी फेंसिंग करके रखना, वाटर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, हार्वेस्टिंग उसमें फसल उगाना, या रेस्टिंग ग्रासलैंड एंड मच मोर, और भी ज्यादा चीजें। एक्चुअली यहाँ पे 3 टाइप्स के यहाँ पे ग्रासलैंड मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, घास भी हैं बट उनकी देख रेख के चक्कर में अगर वहां पे घास है तो इसको समझ लीजिए आपका सॉइल इरोजन तो हो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बट सॉइल को भी अच्छे वहां पे ग्रास को भी अच्छी तरह से उगा के रखना। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा हो गया एक्सटेंसिव ग्रासलैंड मैनेजमेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे कल्टीवेटेड। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव में। तो जब हम एक्सटेंसिव ग्रासलैंड मैनेजमेंट अपनाते हैं या ग्रासलैंड होता है, वहां पे कुछ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वहां पे हम ना जुताई कर रहे हैं, ना वहां पे हम घासों की ध्यान दे रहे हैं, ना वहां पे हम उसको घासों को जमीन पे पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी घास वहां पे उगाई, जो भी ग्रास उगाया उगाने दिए, जो भी वीड्स उगाई उसको उगाने दिए, जो भी बुशेस उगाई उसको उगाने दिए। वहां हम ना देखने जा रहे हैं ना कुछ देने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जाता। उसको हम बोलते हैं वहां पे एक्सटेंसिव ग्रासलैंड मैनेजमेंट। ठीक है, कभी ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, खेतों को और कोई जाता ही नहीं है, ये समझ सकते हो। ठीक है, जो उगाया उगाने दे रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे इंटरमीडिएट करते हैं। इंटरमीडिएट में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि वहां पे कभी कभार क्या करें, खेतों की सिंचाई कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास लैंड उसकी सिंचाई कर दे रहे हैं, या फिर वहां पे जो हमको ग्रास उगानी है, उसमें हम क्या करें, उसके बीज हम उसको डाल दे रहे हैं कि हमको यही ग्रास वहां पे चाहिए, ऐसा कुछ वहां पे डाल दे रहे हैं। तो हमारे क्या आ गया? यहाँ पे इंटरमीडिएट ग्रासलैंड मैनेजमेंट हो गया। वहीं पे हमारा था कल्टीवेटेड। इस वाले में क्या करते हैं हम? अच्छी तरह से वहां पे सारा चीज मैनेज करते हैं, कौन सी घास उगानी है और इसकी जुताई भी करते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट में हो सकता है आप 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार जुताई कर दी, और एक्सटेंसिव वाले में जुताई तो किया ही नहीं जाता। बट कल्टीवेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, वहां पे उसको पानी एरिया से उसको सिंचाई करते हैं, और उसमें कौन सी घास उगानी है, घास के जो सीड्स हैं उनको रीसीडिंग करते हैं, मतलब बार बार घास उसमें डालते हैं, उनमें घासों के बीज डाले जाते हैं कि यही घास हमको चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। 3 टाइप्स के यहाँ पे ग्रासलैंड हम मैनेज करते हैं। क्या हमारा एक्सटेंसिव है, जब हम उसको हम देख रहे कुछ भी नहीं कर रहे, ना जुताई कर रहे, ना पानी डाल रहे, कुछ भी नहीं, ना उसमें अच्छी तरह से बीज भी नहीं डाल रहे, जो मन हो रहा वही बीज वहां पे उगा रहा। अब यहाँ पे क्या होता है? इंटरमीडिएट में क्या कर रहा है कि यहाँ पे
कभी कभार हम वहाँ पे पानी की सिंचाई कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बीज डाल दे रहे हैं कि हमको यही घास चाहिए, जुताई तब भी नहीं कर रहे हैं, जुताई भी कर रहे हैं साल या 2 साल में एक बार कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारा कल्टीवेटेड है तो वहाँ पे हम मंथली या फिर 2 मंथ में हम उसकी बढ़िया जुताई करें, वहाँ पे बराबर सिंचाई के ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रास लगा रहे हैं वो भी कंट्रोल्ड वे में लगा रहे हैं, उसमें बार बार हम अच्छी घासों के बीज डाल रहे हैं, ताकि हमारे पास जो जानवर वहाँ पे चरेंगे, जो ग्रेजिंग करेंगे, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। अब हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ग्रास लैंड को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ कुछ टेक्निक मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वीड कंट्रोल मतलब बुश कंट्रोल, मतलब हमको वहाँ पे किस प्रकार की घासें उगानी है, ठीक है, उसको भी हम कंट्रोल में करें। यदि कोई ऐसी घास उग रही है जिसको जानवर नहीं खाते हैं, ठीक है, या हमारे यूज में नहीं आ रहा, तो हम उसको क्यों उगाएंगे, वहां पे क्यों उगने दे, तो उसको वहां पे से निकालना होता है, वहां से उसको हटाना होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। तो इसलिए भी एक तरीका हमारा क्या ग्रासलैंड मैनेजमेंट का। दूसरा है इंक्लोजर ऑफ द ग्रासलैंड। हम क्या करें, जो ग्रास है, जो लैंड से, उसको हम क्या करें, इंक्लोज कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये बांध बना दिए हैं, ठीक है, ताकि जो जानवर हैं वो एक ही खेत में उगे, चरे, दूसरे खेत में ना जाए। तो इंक्लोज करके एक एरिया को इंक्लोज कर दें ताकि अच्छा लगे, ठीक है, चीजों को अच्छा लगेगा, और उसको हम कंट्रोल्ड वे में एक एरिया हमारा फिक्स हो जाएगा, तो हमको पता रहेगा कि यहाँ पे उसको आपको इरिगेशन करने में आसानी होगी, उसकी जुताई करने में आसानी होगी, तो वहाँ पे एरिया को इनक्लोज कर देना। डीसीडिंग मतलब कि एक नई अच्छे से बार बार उसमें क्या करना, एक नए अच्छे बीज डालना। किसके बीज रहेंगे, वो बीज रहेंगे आपके ग्रास के ही बीज रहेंगे, तो उसको डालना। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, तो उस खेत में सॉइल को कंजर्व करके रखना, उसकी सॉइल कट के कहीं बाहर ना जाए, और वहां पे मॉइस्चर को मेंटेन करना, मतलब टाइम टाइम पे हम क्या करें, वहां पे टाइम टाइम पे उसकी सिंचाई करते रहना। ग्रेजिंग मैनेजमेंट मतलब वहां पे हम किस हिसाब से ग्रेजिंग करें। देखो यहाँ पे जानवर हैं, लेकिन अगर यही जानवर डेली एक ही खेत में चर रहे हैं, एक ही खेत में ग्रेजिंग कर रहे हैं, एक ही एरिया में, तो ये क्या होगा, ये जो ग्रास है वो हट जाएंगे, पूरी तरह से हट जाएगा, और उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे ओवर ग्रेजिंग। और क्या होगा, जो सॉइल है वो एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में आ जाएगा। जब एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वहां पे ग्रेजिंग को भी मैनेज करें, ओवर ग्रेजिंग ना करें, टाइम टाइम पे आज इस खेत में आया, कल दूसरे फील्ड में लेकर चले जाएं जानवरों को, तो इस प्रकार से उसकी हम ग्रेजिंग भी करें। तो यहाँ देखिए आता है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने क्या बात किया, ग्रासलैंड मैनेजमेंट की बात किया, छोटे सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हैं, हेडिंग आपको पता रहेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो फॉरेस्ट भी जरूरी है, अदरवाइज वो भी हमारे सॉइल इरोजन में सॉइल कंजर्वेशन में काफी हेल्प करता है। देखिए कैसे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री कंसर्न विद द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या वहां पे प्रशासनिक, लीगल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट एज वेल एज साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट सच एज सिल्वीकल्चर, प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ब्रांच है किसका, ये ब्रांच है फॉरेस्ट्री का, जो कंसर्न रखती है कि किसी भी जंगल को, किसी भी फॉरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, क्योंकि लोगों का नजर रहता है कि जंगल की कटाई करना ताकि हमारा एरिया खाली हो जाए, वहां पे हम कुछ बना ले, ठीक है। तो प्रशासनिक रूप से भी, लीगली, ठीक है, उसके भी कुछ यहाँ पे नियम कानून है, इकोनॉमिकली और सोशल एस्पेक्ट के साथ उसको क्या करना, कंसर्न रहना, उसको लेकर के देख रेख करना, ठीक है। एज वेल एज साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना है, ताकि वहां पे जैसे सिल्वीकल्चर अलग टाइप के, वहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वहां पे भी हम इकोनॉमिकली वहां पे उसको ग्रो करते हैं, इकोनॉमिकली भी वहां पे कहीं फल उगा रहे हैं, तो कहीं पे रेशम बना रहे हैं, कहीं पे रबड़ बना रहे हैं, तो वहां भी चीजें उद्योग चल रहे हैं, उनको भी तो ध्यान देना होता है, ठीक है। तो उन चीजों को साइंटिफिकली मैनेज करना हमारा क्या कहलाएगा वहां पे, वो कहलाता है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या आता है, नीड ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इतनी दूर आपका जो फॉरेस्ट है अगर नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे आपका कोई फॉरेस्ट नहीं है, आप पेड़ों कटाई कर ली गई, कितना सॉइल इरोड हो गया, तो सॉइल लैंडस्लाइड हुआ नहीं हुआ, इसके पूरा सॉइल खिसक के कहाँ चली गई, आपके नीचे नदी में चली गई। तो इसलिए भी तो पेड़ लगाना जरूरी है, यही बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके कारण भी हम यहाँ कर देंगे। देखिए यहाँ बोला गया एक्सटिंक्शन ऑफ द थाउजेंड ऑफ द स्पीसीज। पहला चीज इसलिए जरूरी है, जो हमारा फॉरेस्ट है वहां पे सैकड़ों हजारों प्रकार की प्रजातियां या जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका रहना, उनका वो निवास घर है, इसलिए भी हमको फॉरेस्ट की बचाने की जरूरत है। हैवी सॉइल इरोजन, ठीक है, यदि हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, अगर हम फॉरेस्ट को सही से मैनेज नहीं किए तो आपको हैवी सॉइल आपको देखने को पड़ेगा। और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या होता है, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करके रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी यहाँ पे बोला गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बात करते हैं। फ्लडिंग को भी रोकते हैं, ठीक है। फ्लडिंग को कैसे रोकते हैं, जो पानी होता है वो एक साथ बहा के ना जाए,
अब जड़ों में क्या होता है, जो पानी होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना वो सॉइल के द्वारा नीचे इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, वो अर्थ में चले जाते हैं, जिस कारण हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, जो जल स्तर की कमी नहीं रहती, जल स्तर हमारा मेंटेन रहता है, वाटर लेवल जिसको बोलते हैं, पानी की कमी नहीं रह पाती है। ठीक है, लैंडस्लाइड को भी रोकता है हमारा क्या, हमारा जो जंगलें होती हैं, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट थे। और क्या क्या हमारे पास क्यों जरूरत है वो हम बता दिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है वो भी हमारा समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे थे कि हमको जरूरत है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। आगे हम थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या मेथड है फॉरेस्ट को मैनेज करने का, क्या क्या मेथड है। तो पहला हमारा है एफॉरेस्टेशन। देखो इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद आ जाएंगे। एफॉरेस्टेशन मतलब ये होता है कि जो कुछ कोई नया एरिया है, ठीक है, नए एरिया में प्लांटेशन करना, ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन एरिया लैंड इन ऑर्डर टू फार्म अ फॉरेस्ट। तो किसी नए एरिया में प्लांटेशन करना, किसी भी नए एरिया में पौधों का लगाना, वो हमारा कहलाएगा एफॉरेस्टेशन। ठीक, मतलब कि जंगलों का एरिया बढ़ाना, मेन चीज क्या है, जंगलों का एरिया बढ़ाना, नए जंगल वहां पे बनाना, वो हमारा आएगा एफॉरेस्टेशन में। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ऐसे जगह जहां पे पहले जंगल था उसकी कटाई कर ली गई, वहां पे फिर से पौधे लगा करके जंगल बनाना, वो हमारा कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। तो द एक्ट ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन एरिया रीजन वेयर दे वर कट डाउन प्रीवियसली, जहां से पहले उसके जंगल उसकी कटाई कर लिए थे, बट अब फिर से हमको वहां पे फिर से पेड़ों को लगा करके, पौधों को लगा करके फिर से नए जंगल वहां पे फिर से पुनः जंगल वहां बनाना है, उसको हम बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। अगला हमारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू कीप द बैलेंस बिटवीन द थ्री मेन पिलर्स, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से फॉरेस्ट को मैनेज करें, इस प्रकार से फॉरेस्ट को सस्टेन करें कि हमारा क्या हो, इकोलॉजिकल हो। ठीक है, जैसे हम आप क्या करें, फॉरेस्ट में हम पेड़ पौधे ऐसे पेड़ लगा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, पॉल्यूशन भी रोक कंट्रोल कर रहा है, और साथ में इकोनॉमिकली भी है, मतलब हमने वहाँ पे फलों के पौधे लगा लिए, सेब उगा रहे हैं वहाँ पे, आम उगा रहे हैं वहाँ पे, और अलग अलग टाइप के फल उगा रहे हैं। इससे क्या, वो उससे आपकी आमदनी भी हो रही है। चंदन की लकड़ियों के लगा रखे, चंदन के पेड़ लगा रखे हैं, तो वहाँ पे क्या, उसकी आमदनी भी, इकोनॉमी हो रही है। और साथ में सोशियो कल्चर, मतलब इस टाइप से लगा रहे हैं कि लोग जाकर के घूम भी आए, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट भी उसका अच्छा है, घूमने में के लिए, या अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर पाए वहाँ पे जाकर के, एक अच्छा सा एस्थेटिक से अच्छा से वहाँ पे जाकर के अपना इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाए, वहाँ से एक टूर ट्रिप कुछ भी हो सकता है, तो सोशियो कल्चर भी वहाँ पे यूज हो। और अगला चीज है वहाँ पे किसी प्रकार का वाइल्ड फायर ना हो पाए, इसको हमको अवॉइड करना है। ये टेक्निक हमको करने हैं कि वहां पे जंग आग को भी कंट्रोल करके रखें, या कहीं आगे वाइल्ड फायर होती है तो उसको कंट्रोल कर पाए, वो भी एक मेथड है, टेक्निक्स है फॉरेस्ट को मैनेज करने की। तो आप देख रहे हो अमेज़न के जंगलों में जब आग लगती है तो कई साल तक आगे लगी ही रहती है, बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए साथ यहाँ पे जंगल, और वो क्या होते हैं, फिर जहाँ आग लग गई वो पेड़ सुखा गए तो फिर से उसको प्लांट करना वो भी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे टेक्निक्स हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अवॉइड करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स, आज काफी लेंदी टॉपिक बोल सकते हो या फिर काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की। किसकी? यहाँ पे सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो सॉइल की क्वालिटी भी डिपेंड कर रही है, इसीलिए साथियों हम यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमको सॉइल को फर्टाइल बना कर रखना है ताकि हम अच्छे से फसल उगा पाए, अच्छे क्वालिटी की फसल उगा पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। तो अब सॉइल की क्वालिटी को कैसे मैनेज करें उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, सॉइल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन प्रैक्टिसेस एंड ट्रीटमेंट टू द प्रोटेक्ट सॉइल एंड इनहेंस द इट्स परफॉर्मेंस। क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कर रहा है कि ये एप्लीकेशन इज द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रैक्टिस हम क्या, कौन सा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, किसके लिए? सॉइल की क्वालिटी को प्रोटेक्ट या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी हो सकती है या सॉइल मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल अमेंडमेंट या ऑप्टिमल सॉइल हेल्थ के लिए। तो क्या हो सकता है, हम सॉइल को कंजर्व कर लें, ठीक है, सॉइल को क्या करें, अमेंडमेंट या उसमें कुछ सुधार करें, या फिर उसमें कुछ यहाँ पे सॉइल हेल्थ को लेकर के कुछ यहाँ पे चेंजेस करें। इस टाइप के यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ऑपरेशन हो सकते हैं, या प्रैक्टिसेस मतलब कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, या हम उसका कुछ उपचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज किसमें आएंगे? हमारे पास सॉइल मैनेजमेंट में आएंगी। ठीक, सॉइल क्वालिटी की आएंगी। तो अगर हम बात करें तो एक गुड क्वालिटी सॉइल के साथ होना क्या क्या चाहिए, एक गुड क्वालिटी सॉइल में क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, एडेक्वेट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। पहला चीज क्या हो सकता है आपका, वहां पे सॉइल में आपका पर्याप्त मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर जो हो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें पोरोसिटी होनी चाहिए। पोरोसिटी मतलब साथियों क्या है, एक मैं फिर बता दूं, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, जितना सवाल पढ़ा दिया। जो सॉइल होता है ना, 3 चीजों से बना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका सॉइल है,
ठीक है। सॉइल है आपका, वहां पे आपको देखोगे तो तीन चीज होती है, एक आपका सॉइल होता है, ठीक है, दूसरा आपका वाटर होता है और थर्ड आपका होता है एयर। ठीक है, ये होता है आपका एयर वाटर सॉइल। अब जब आप देखोगे महीन से, मान लीजिए फिर मैं इसको देखा, ठीक है, ऐसे आपका सॉइल है, ऐसे आपके कड़े एक दूसरे से बने हुए हैं, ठीक, बंधे होते हैं ना, ऐसे आप देखोगे तो क्या होगा, ऐसे होंगे। अब जब सॉइल को उठाओगे, सॉइल को देखो तो उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर है, बट यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या, वहां पे वहां पे स्पेस है, तो जो स्पेस है, जो वाइड्स है, वहां पे क्या होंगे, एयर होंगे। तो वही बोल रहा वहां पे पोरोसिटी होना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बढ़िया से स्ट्रक्चर हो, उसमें पोरोसिटी भी हो, ताकि उसमें एयर हो, उसमें वाटर आ पाए और उसके बढ़िया से सॉइल हो। सॉइल क्या करेगा, सॉइल में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम सब क्या होंगे, न्यूट्रिएंट सॉइल में होंगे। वाटर क्या करेगा, वाटर में आपका तो वाटर होगा, H2O होगा, जो आपके हर हम जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, एयर में क्या होगा, जब एयर होगा तो वहां पे क्या जा पाएगा, वहां पे ऑक्सीजन मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगा तो वो भी अच्छे से हेल्थ करेगा, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। ठीक है, अगला हमारा उसमें एक अच्छा सा बैलेंस पीएच वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा साइलाइन होना चाहिए, ना ज्यादा एसिड होना चाहिए। हेल्दी माइक्रोबियल लाइफ, यहाँ पे एक बार यूज किया जा रहा है यहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ। तो माइक्रोबियल लाइफ मतलब साथियों ये हो गया जैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप हो गया बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, ठीक है, प्रोटोजोवा हो गया, एंजाइम्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो छोटे छोटे हैं, अब जैसे केचुआ हो गया, तो इसकी बोला जा रहा है कि वहां पे एक हेल्दी वहां पे लाइफ हो उसकी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सॉइल को हेल्दी बनाते हैं। आगे बोला गया रेजिस्टेंस टू इरोजन एंड कंपैक्शन, तो यहाँ पे जो सॉइल का जो इरोजन ना हो उसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए, खुद इरोजन ना हो पाए, और उसका कंपैक्शन भी डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा, एक तरफ हेल्दी सॉइल है, एक अनहेल्दी सॉइल है। यदि आपकी सॉइल अनहेल्दी होगी तो देख पा रहे हो किस प्रकार से पेड़ पौधे रहेंगे, ना पत्ती सही से रहेगी, ना उसमें सही से अच्छे से फल लगेंगे, और उसकी खास करके जो जड़ें हैं वो काफी ऊपर ही रहेंगी, उथली रहेंगी। ठीक है, अगर वहीं पे कंपैक्टेड, देखिए अनहेल्दी सॉइल कब होगी, जब वहां पे कंपैक्टेड होगी और उसमें सूखा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वही क्या होगी, सॉइल अनहेल्दी होगी। और जब अनहेल्दी सॉइल होगी तो वहां पे जो फसल होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे वो भी अनहेल्दी होंगे, कमजोर होंगे, पत्तियों में जो चमक नहीं होगी, वो हरापन नहीं रहेगा, वो देख पाओगे आप। ठीक है, अगर वहीं पे हेल्दी सॉइल होगी तो कंपैक्टेड नहीं होगी, कंपैक्टेड नहीं होगी तो काफी नीचे तक इसकी जड़ें जाएंगी, जब नीचे तक जड़ें जाएंगी तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स है काफी दूर से मिल पाएगा, वो स्टेबल रहेगा, काफी टाइम तक जिंदा रहेगा। ठीक है, मॉइस्ट रहेगा, जो यहाँ पे सॉइल क्या है, मॉइस्ट रहेगा, उसको नमी मिलेगी और उसमें अच्छी तरह से कई प्रकार के वहां पे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। तो ये हमारा अनहेल्दी सॉइल और हेल्दी सॉइल में आप देख पाओगे कितना आपका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो गुड क्वालिटी में क्या, गुड क्वालिटी सॉइल में क्या क्या होना चाहिए, ये आप समझ पाए। आगे हम बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन एंड इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊपन को बढ़ाना और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा हमारा क्या, सॉइल इरोजन को रोकना और डिग्रेडेशन मतलब कि जो सॉइल का क्षय है उसको रोकना। प्रमोट द सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड माइक्रोबायबियल एक्टिविटी, डाइवर्सिटी मतलब जो सॉइल के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, बायोलॉजिकल जो हमारे पास जंतु हैं, जीव हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको बना के रखना, और यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रोबियल जो छोटी छोटी चीजें, जीव जंतु हैं जो उसमें रहता है उसको रहना। इंश्योर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर यूज, ठीक है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंट मात्रा में हो और अच्छी तरह से वाटर का यूज होना चाहिए। केमिकल पोल्यूशन और सैलिनाइजेशन को कम करना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व रखना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये हमारा सभी सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट का हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमने टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या है सॉइल क्वालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं। अगर यही सॉइल कंपोनेंट्स अगर सही मात्रा में बने रहे सॉइल में, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो क्वालिटी सॉइल है। ठीक है, यही कंपोनेंट जितना हमको चाहिए, अगर ये कंपोनेंट सही मात्रा में हमारे पास सॉइल में अवेलेबल है तो हमारी क्या होगी, गुड क्वालिटी सॉइल होगी। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सॉइल की, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, सैंड सिल्ट क्ले, उसका टेक्सचर की बात की जाती है। स्ट्रक्चर जैसे उसका एग्रीगेशन हो गया, ठीक, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है या फिर अलग टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं डिटेल में। पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आती है हमारी पोरोसिटी, ठीक है, कितना उसमें स्पेस है, कितना हमारे पास वाइड्स है और कितना वो वाटर को होल्ड करने की उसमें कैपेसिटी है। केमिकल कंपोनेंट प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे उसका पीएच लेवल बात की जाती है। न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया।
कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो कितना पॉजिटिव है, उस पर कितना पॉजिटिव आयन है। ठीक है, जब पॉजिटिव आयन होगा तो अलग अलग केमिकल से रिएक्ट करेगा, अलग अलग केमिकल से रिएक्ट करके अलग अलग वहां पे उसके अंदर मिनरल्स बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे जो पेड़ पौधों के लिए स्टोरेज पेड़ पौधों के लिए स्टोर करके रखेगा, और बाद में जब पेड़ हम उसमें फसल उगाएंगे तो उसको देगा। तो वहां पे बात होती है यहाँ पे CEC केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और उसकी सैलिनिटी। ठीक है, ये भी बात होती है, उसके pH वैल्यू की बात होगी, यहाँ पे सैलिनिटी की बात होगी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हमारा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वर्म्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन की बात की जाएगी यहाँ पे, एंजाइम एक्टिविटी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है, फिजिकल हमारे पास, केमिकल और हमारे पास बायोलॉजिकल हमारे पास ये कंपोनेंट है सॉइल क्वालिटी पे जो डिपेंड करते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी आपकी प्रैक्टिसेस हैं सॉइल क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आप पहले देखो आप क्या है, ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट में पढ़ा 3 कंपोनेंट, तो तीनों के यदि हम सही से मैनेज कर ले रहे तो हमारा जो सॉइल क्वालिटी है वो मैनेज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर के जब हमको मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे ऐड फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर टू रेगुलरली। तो फार्म यार्ड मतलब क्या था, जैसे हमारे पास काउ डंक हो गया, ठीक है, काउ डंक हो गया, या जो घास फूस है जो सड़ी गली है उसको जाकर हम खेतों में डाल दे रहे हैं। ठीक है, मैन्योर कंपोस्ट जो हम खाद बनाते हैं, केचुए से खाद बनाते हैं, या ग्रीन हमारे जो कंपोस्ट होते हैं, जो हमारे ग्रीन खाद हैं, उनको भी हम जाकर के डाल रहे हैं कहाँ पे, खेतों में डाल रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मैनेज होगा। यूज क्रॉप रेसिड्यूज एंड मल्चिंग टू इंप्रूव द ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, हमारा क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्रॉप की जो फसल की रेसिड्यूज है, जो फसल हमने काट लिया, काटने के बाद उसकी जड़ें बची जो हमारी यूज की नहीं है, उसको हम खेत में रख करके उसको सड़ा दे रहे हैं, गला दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगी, जो ह्यूमस होते हैं वो बढ़ जाते हैं मल्चिंग के द्वारा, तो ह्यूमस बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे उसका ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बढ़िया सा बना रहेगा। हमारा दूसरा है क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप रोटेशन मैंने बताया था आपको, तो रोटेट क्रॉप्स विद द लेग्यूम्स लाइक जैसे पीज, ग्रेन्स, बीन्स एंड इनरिच द नाइट्रोजन, ताकि हम उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा पाए। प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट्स जैसे डिप्लेशन, कंट्रोल द पेस्ट एंड डिसीज। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, किसी भी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी ना होने पाए, वो भी हमको यहाँ पे मैनेज करना होता है। और कंट्रोल पेस्ट, जो हमारे पास पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या जो उसमें अलग अलग डिजीज आ जाती है सॉइल में, जैसे सॉइल में भी डिजीज आती है, वो कालापन उसका जो है नेचुरल कलर है उससे हटके कोई दूसरा कलर हो जाना, क्या हो रहा है, सॉइल का कलर चेंज हो जाना होता है। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज, रिड्यूस प्लाविंग और अडॉप्ट मिनिमम टिलेज टू मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम ज्यादा जुताई करें खेतों की तब इसका सॉइल का जो स्ट्रक्चर वो बदल जाएगा। जब उसका जो स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे, बदल जाएगा तो हमारा जो सॉइल है कंजर्व नहीं जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए मिनिमम टिलेज मतलब कम से कम जुताई करें। ठीक है, प्रिवेंट्स इरोजन एंड मेंटेन द माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे इरोजन को रोकना है और जो हमारे माइक्रोबियल है वो बना रहा है। देखो अब जैसे हम बार बार खेत की जुताई कर रहे हैं तो जो अंदर के जो केचुए हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, या हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है वो बाहर आएंगे, बाहर आकर क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे तो जो उसका मेन फैक्टर था खेत को भुरभुरा बनाना या खेत को उपजाऊ बनाना या खेत में किसी भी न्यूट्रिएंट्स को बनाना, वो क्या हो जाएगा, वो बनना कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया टिलेज को हम क्या करें, मिनिमम रखें, कंट्रोल वे में रखें। इरोजन कंट्रोल सकता है, यूज कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, स्ट्रिप टॉपिंग या ग्रास वाटरवेज ऑन द स्लोप्स। ठीक है, प्लांट कवर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड एंड वाटर इरोजन। तो हम क्या करें, सॉइल को क्या करें, हम कवर क्रॉप से हमको ढक के रखें ताकि हमारे पास सॉइल में विंड इरोजन ना हो। वाटर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वहां पे वाटर नहीं इकट्ठा हो पाए, उसकी सैलिनिटी ना बढ़ पाए थ्रू द प्रॉपर ड्रेनेज, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज को हम यूज करें। यूज ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन फॉर द इफेक्टिव एफिशिएंट वाटर यूज। हम यहाँ पे क्या यूज करें, ड्रिप या स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम यूज करें, जैसे बोलते हैं छिड़काव प्रणाली यूज करें, ताकि हम कम मात्रा में कम पानी के यूज से अधिक बेनिफिट्स हमारा हो पाए। ठीक है, क्योंकि हमको वाटर भी तो सेव करना है। तो ये हमारे देखिए प्रैक्टिसेस थे हमारे किसके, क्वालिटी वाटर मैनेजमेंट के। साथियों आज हमने बात किया, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको बात किया बायोलॉजिकल मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्या हमने बात किया, आपको पहले बताया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग हमने किया था यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड क्या है, वाटर सॉइल कंजर्वेशन की। ठीक है, ये आप हेडिंग याद रखिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे थे कवर क्रॉप क्या होते हैं, मिक्स्ड क्रॉप होती है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट मैंने बात किया, फिर मैंने आपको बात किया फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने बात किया यहाँ पे सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की हमने बात किया। ठीक है, अब आपके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे और इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे। साथ यदि आपको ये सब डिटेल में चाहिए तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हो, जो हमारा यूनिक सीरीज के नाम से ऐप है, वहां आप इस पर आने से डिटेल में पढ़ सकते हो, फुल लेक्चर फुल कोर्स के साथ। और
साथ में इसके यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से जाके जुड़ सकते हो साथियों। इसके साथ हमारे पास इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और लिंक्डइन से जुड़ सकते हो, अदर सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। यदि आप ऐप पर हो तो हमसे डायरेक्ट चैट से मिल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।